आकाए दो जहां की आंखों का नूर, जिगर गोशाए रसूल कहलाई जो बतूल, ज़ौजाए अलीउल मुर्तज़ा जन्नत के सरदारान की माँ, उम्मुल आयमा ताहिरा सादिक़ा सद्दीक़ा मुबारका हबीबा ज़किया ज़ाहिदा राज़िदा राज़िया मर्ज़िया नूरिया समाविया मुहद्दिसा, औरतों की सरदार खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का आज यौम विसाल है। बेटियों को इज़्ज़त कैसे दी जाती है, ये हमें आपका और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता देख कर पता चला। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती तो हुजूर उनकी खातिर खड़े हो जाते, उनका हाथ पकड़कर चूमते और उनको अपनी जगह पर बिठा लेते। मोहब्बत इतनी थी कि निकाह के बाद भी दूरी बर्दाश्त नहीं हुई। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम और रसूल खुदा के हुजरे के दरमियान एक और सहाबी रसूल का हुजरा था। हुजूर अकरम ने उनसे दरख्वास्त की तो उन्होंने फौरी तौर पर अपना हुजरा हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के लिए खाली कर दिया। हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली की शादी का हुक्म भी अल्लाह रब्बिल जलाल ने खुद दिया। हज़रत फ़ातिमा से शादी के कई ख्वाहिशमंद थे, लेकिन अल्लाह के रसूल ने सबको इनकार किया और जब हज़रत अली का रिश्ता कबूल किया तो सबके सामने फरमाया कि मुझे अल्लाह रब्बिल जलाल ने हुक्म दिया है कि फ़ातिमा बिन्ते मोहम्मद की शादी आपसे करूं। आप उस शख्सियत के दिल का टुकड़ा थीं कि जिसके लिए ये पूरी कायनात वजूद में आई है। चाहती तो शहाना ज़िंदगी गुजार सकती थी, नौकरों की लाइन लगी होती, आसाइशें दस्तयाब होती, लेकिन आपने ज़िंदगी ऐसे गुजारी कि रहती दुनिया तक ख़वातीन के लिए मिसाल कायम कर दी। अपने घर के काम खुद अपने हाथों से करती, अपने हाथों से गंदम को पीसती, शौहर का हाथ बटाने के लिए सूत काता करती। अक्सर हाथों पर छाले पड़ जाते थे, लेकिन कभी ज़बान पर उफ तक ना आया। आपका सब्र और रज़ा इसकी कामिल मिसाल है। फ़िक्र फ़ातिमी वो हालत है कि जिसमें दिल गैर अल्लाह से पाक हो जाता है। आपकी मोहब्बत, आपका एहतराम क़ुर्ब इलाही का ज़रिया है। मैं हूँ किरण नाज़, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। डील के वो जो माने इस वक्त लिए जाते हैं, आप ये करें तो फिर हम ये करेंगे, इस किस्म की कोई पीटीआई के साथ हमारा ना राब्ता हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कतन कभी इस किस्म की ऑफ़र ना हुई है, ना बात हुई है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में खान साहब की आँख जो काफ़ी टाइम तक एक मसला बनी रही, अब हुकूमत की जानिब से भी ये बताया जा रहा है कि कब कब उनकी आँख में दूसरा और तीसरा इंजेक्शन लगना है, जिसके लिए 25 फरवरी और 23 मार्च की तारीखें बताई जा रही हैं। मरियम रियाज भट्टो साहिबा जो कि बहन है बुशरा बीबी की, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। आपकी शुक्रगुजार हूँ। मरियम साहिबा, सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए कि तहरीक इंसाफ ने पहिया जाम की कोशिश की, सड़कें बंद की, ऐवान में धरना दिया, लेकिन ऑन ग्राउंड हासिल तो कुछ नहीं हुआ। अब फैमिली, वकला, ज़ाती मालिज किसी को भी इमरान खान तक रसाई नहीं मिली है। किसको समझती हैं आप इसका जिम्मेदार? अस्सलाम वालेकुम किरण। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लॉग्स थे और ऑल दैट, वो पीटीआई की कॉल नहीं थी। पीटीआई का जो धरना था वो पार्लियामेंट में केपी के हाउस के बाहर था। ये वर्कर्स बिल्कुल अपने मतदात के तहत निकले, बिकॉज यू नो दे वेरी पैशनेट अबाउट इमरान खान। पार्टी ने देना था प्लान के उसके बाद क्या करना है, जो कि वी आर स्टिल अवेटिंग के क्या करना है उन्होंने, वो तो भी जाहिर नहीं है। आई थिंक वो यही कोशिश करें कि खान साहब को जो है हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, बिकॉज आपने कहा कि हुकूमत कह रही है कि उनको दूसरा इंजेक्शन, तीसरा इंजेक्शन जो भी लगेगा आंख में, लेकिन द मैटर ऑफ कंसर्न हियर इज कि ये जो CRVO है जो उनकी आंख में क्लॉट आया और फटा, वो उसकी एक अंडरलाइन कोई ना कोई वजह है। दैट क्लॉट कुड हैव गॉन टू हिज ब्रेन और टू हिज हार्ट, तो उससे उनको स्ट्रोक हो सकता था। इट इज़ अ वेरी डेंजरस साइड इफेक्ट ऑफ समथिंग। और जो ये हमारे खान साहब के डॉक्टर्स को एक्सेस नहीं मिल रही, या जो खान साहब की रिपोर्ट्स आई हैं उनके तक एक्सेस नहीं हो रही, तो हुकूमत कुछ और छुपा रही है। मरियम साहिबा, आप जो बात कर रही हैं, आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं। मेरा तो सवाल ये है कि आप लोगों ने इतना कुछ किया ना, लेकिन उसका रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट तो कुछ नहीं आया सामने, किसी को भी मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। जो मुतालबात आपने रखे वो मुतालबात में से एक भी मुतालबा नहीं माना गया।
जी, ये तो जो पार्टी के लीडरशिप है, उनको इस मैटर को एड्रेस करना चाहिए कि क्या उन्होंने जो स्ट्रैटेजी इस वक़्त अडॉप्ट की, डिड इट वर्क एंड व्हाई इट डिडन्ट वर्क एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी? मैं तो आपको एज़ अ फैमिली मेंबर ये कह सकती हूँ कि हमारे कंसर्न्स आर स्टिल देयर। हम लोग कोई पार्टी लीडरशिप होल्ड नहीं करते कि हम कोई प्लान कर सकें, प्लान ऑफ एक्शन दे सकें। लेकिन हम लोग ज़ाहिर-सी बात है कि जैसे अलीमा आपा बड़ी एक्टिव रहती हैं, वो पार्टी लीडर से भी इन टच हैं। तो वी आर अवेटिंग के पार्टी इस पे नेक्स्ट जो है वो हमें स्ट्रैटेजी दे कि उन्होंने क्या करना है। ठीक। अच्छा, वो हुकूमत के मुताबिक जिस वक्त डॉक्टर्स की टीम ने जेल में खान साहब का चेकअप किया था तो बैरिस्टर गौहर साहब को ये पेशकश की गई थी कि वो वहां पर मौजूद हों, लेकिन जो इतलात मिली या मुबैना तौर पर कह लीजिए कि अलीमा खान साहबा ने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से फिर वो वहां पर नहीं गए। तो कोई कंफर्मेशन है आपके पास क्या वाकई ऐसा ही हुआ था? मेरे पास ये कॉन्फर्मेशन नहीं है कि उन्होंने गौहर साहब को कहा और अलीमा आपा ने मना कर दिया। मेरे पास ये ज़रूर कॉन्फर्मेशन है कि अलीमा आपा चाह रही थी कि एक जो रिलायबल डॉक्टर हों, जो खान साहब के अपने फिज़िशियन हों, वो साथ हों ताकि वो क्योंकि गौहर साहब डॉक्टर तो नहीं है। तो वो मुझे पता है कि जी। वो ये चाह रही थी कि डॉक्टर जाएँ, बट अदर थिंग आई डोंट नो ऑफ। हम्म। अच्छा, लेकिन कासिम जो कज़न हैं खान साहब के, उनके लिए भी कहा गया था लेकिन मना कर दिया था अलीमा खान साहबा ने। अगेन मुझे नहीं पता अलीमा आपा ने मना किया, लेकिन बात वही थी, वो इंसिस्ट कर रही थी कि पर्सनल डॉक्टर्स को एक्सेस मिले और कासिम साहब जो हैं वो जाते हैं, खान साहब के बड़े ट्रस्टेड हैं रिलेटिव, लेकिन वो भी डॉक्टर नहीं है। तो कंसर्न यही था कि डॉक्टर अपना कोई जाए जी। और वो देखे कि जो टेस्ट उनके सामने हो, टेस्ट रिजल्ट्स उनके सामने आए, ताकि उनको पता लगे। अभी तक आपको पता है कि टेस्ट जो उन्होंने किए वो भी रिजल्ट्स ओपन नहीं किए कि क्या उन्होंने टेस्ट, क्योंकि खान साहब जी। ने खुद बताया बीबी को कि मेरे लेकिन टेस्ट देखें, किए जो हैं, लेकिन डॉक्टर्स अब फिर गए, वो जो सजेस्ट किए गए थे पीटीआई की तरफ से, दो वही डॉक्टर्स तो थे ना, सजेशन तो आप ही लोगों की तरफ से दी गई थी। मुझे इस बारे में पता नहीं है कि उनमें से कौन से डॉक्टर्स पीटीआई की तरफ से गए। मुझे ये पता है कि जब वो निकले और उन्होंने डॉक्टर आसिम और डॉक्टर सुल्तान को जब ब्रीफ किया तो दोनों ने ये कहा कि हम इस चीज़ के ऊपर ये नहीं कह सकते कि हाँ, इलाज सही हो रहा है या नहीं हो रहा है या डायग्नोसिस सही हुआ है, कि जब तक हम खुद खान साहब को नहीं देखें। वो चीज़ तो मुझे पता है क्योंकि उनसे डॉक्टर फैसल से मेरी डायरेक्ट बात हुई। बाकी मुझे नहीं पता कि जो 2 डॉक्टर जी। गए उन्होंने क्या, क्योंकि देखिए बड़ी क्लियर बात है, खान साहब ने खुद बताया बीबी को 1 जी। हफ्ता पहले कि 85% ऑफ हिज आईसाइट इज गॉन। तो ये हो नहीं सकता। इन सीआरबीओ मैंने बहुत डॉक्टर से कंसल्ट किया ओवरसीज भी कि तो सीआरबीओ सलमान जो अकरम है वो राजा साहब कह रहे हैं कि पहले तो उनको घड़ी नजर नहीं आ रही थी, अब घड़ी, दीवार पे लगी हुई घड़ी और उसमें सुइयां भी नजर आ रही हैं। तो क्या सलमान अकरम राजा साहब गलत बात कर रहे हैं? सलमान अकरम राजा साहब ने उसके एंड में भी ये कहा कि हम उनकी बात पे फुली ट्रस्ट नहीं कर सकते जब तक हमारे अपने डॉक्टर्स ना देखें। तो वो इनिशियली अपनी उन्होंने कहा कि वो जो डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते फाइनली जब तक हमारे अपने डॉक्टर्स ना देखें, क्योंकि मैं आपको खुद बता रही हूँ अच्छा, किसी भी डॉक्टर मरियम से साहिबा, आप एक वाहिद वो शख्सियत हैं कि जिसके थ्रू खान साहब के हवाले से भी इत्तलात या पैगामात आ रहे हैं, बुशरा साहिबा के हवाले से भी आपके पास ही इत्तलात हैं, आप ही बता रहे हैं, तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। क्या खान साहब अपनी ट्रीटमेंट के हवाले से मुतमईन हैं जो उनको मिली हैं, और क्या मुकम्मल तौर पर अब वो सेहतियाब हो गए हैं जो मसला उनकी आंख में आ रहा था? एब्सोल्युटली बिल्कुल नहीं। खान साहब ने खुद लास्ट हमारी जो फैमिली मीटिंग हुई तो खान साहब ने खुद बुशरा अपनी वाइफ को बताया कि वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, उनकी आंख इम्प्रूव नहीं हो रही है, जो टेस्ट रिजल्ट्स लिए गए हैं वो भी शेयर नहीं किए गए। उन्होंने खुद कहा खान साहब ने कि जब तक टेस्ट मेरे अपने फिजिशियंस के सामने नहीं होते मैं कोई रिजल्ट्स पे नहीं करूंगा यकीन। और उन्होंने कहा कि मेरी बहनों से कहें कि लॉयर्स को कह के पिटिशन फाइल करें कि मेरे डॉक्टर्स को मुझे एक्सेस दी जाए। उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाएं या कुछ, उन्होंने कहा कि मेरे डॉक्टर्स को मुझ तक एक्सेस दी जाए ताकि वो टेस्ट खुद करें, नहीं, क्योंकि ये उनकी आंख मरियम साहिबा, मेरे पास टाइमलाइन पड़ी हुई है। आपने 17 फरवरी को एक्स पर बुशरा बीबी साहिबा का पैगाम लिखा था कि खान साहब की आंख ठीक नहीं है, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाए। लेकिन उसके एक दिन बाद इमरान खान साहब की आंख ठीक हो गई। सलमान अकरम राजा साहब ने बताया, जो डॉक्टर नदीम कुरैशी के हवाले से जो अभी थोड़ी देर पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने यही बताया वो दीवार पर लगी हुई घड़ी के हवाले से। तो आप जो बात करेंगे वो 17 फरवरी के बाद की बात करेंगे या आप 17 फरवरी का ही हवाला देते हुए बात करेंगे? मैंने पहली दफा जो मुलाकात हुई बीबी से 3 महीने के बाद हुई, 3 फरवरी को।
थर्ड थी या फोर्थ थी, तब पहली दफा पोस्ट किया और बताया इन सब लीडर्स को कि खान साहब की आंख अभी भी जो पिम्स में छुपा के ले गए थे वो सर्जरी के बाद भी सही नहीं हुई। फिर मैंने 10th को जिस दिन सलमान सफदर की मीटिंग थी उस दिन मैंने बताया दोबारा सलमान सफदर की रिपोर्ट से पहले ही कि खान साहब की आंख बिल्कुल सही नहीं है, 10% उनमें विजन है ठीक। उनकी आंख में, तो उससे पहले ही बताया और फिर उसको दोबारा रीट्रेट किया। लेकिन उसमें वो मेरी अपनी एक रिक्वेस्ट थी कि खान साहब को जो है शिफ्ट किया जाए, उनको प्रॉपर जो है प्रोसीजर, क्योंकि उनका प्रोसीजर जेल में पॉसिबल नहीं था तभी उनको पिम्स लेके गए और अभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये तो हुकूमत को जो कि मेरे लिहाज से तो जी। कभी मैं उनको एक्सेप्ट करती। बहरहाल वो खान साहब उनकी कस्टडी में है तो उनको चाहिए कि प्रॉपर मेडिकल केयर अच्छा, प्रोवाइड करें। बुशरा साहिबा की अपनी बेटियों से भी मुलाकात हुई है, तो क्या उन्होंने बताया कि खान साहब को अस्पताल ले जाने से पहले बुशरा साहिबा को एतमाद में लिया गया था? क्योंकि गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि फैमिली का कंसेंट ले लिया था, बुशरा साहिबा को बता दिया गया था और उनके कंसेंट से फिर गए हॉस्पिटल। नहीं, उन्होंने तो ये कहा, जो मैंने गवर्नमेंट का स्टेटमेंट पढ़ी है कि जी खान साहब से कॉन्सेंट लिया था, तो उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि बुशरा, तो लेकिन मेरे बुशरा साहिबा सामने को भी पेपर एतमाद में ले लिया गया था। तो मुझे इस चीज में मेरी बात नहीं हुई है, मुझे इस चीज का पता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट तो मैं इस पे बात नहीं कर सकती। उनको बाद में मिलवाया गया, जिस सही। दिन वो फर्स्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई थर्ड को, तो उन्होंने कहा कि उस दिन उनकी खान साहब से मुलाकात हुई एंड इट वाज पोस्ट ऑप। उस वक्त खान साहब के जो पिम्स वाला सर्जरी है वो हो चुकी थी, तो वहां से हमारी बात कंटिन्यू, उससे पहले हमारी ठीक। भी मीटिंग्स बंद बुशरा साहिबा से। सही। अच्छा, इस वक्त मरियम साहिबा कुछ डील के हवाले से बड़ा शोर मचा हुआ है। एक वजीर कहते हैं दो दफा खान साहब को ऑफर हुई डील की लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दी, बाकी वज़रा कहते हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। आपके इल्म में है कुछ इस हवाले से, इस तरह की कोई बात है या नहीं है? पास्ट में थी, हुई, अभी मुझे मालूम नहीं है क्योंकि आई एम नॉट देयर। और जो जाहिर बात है जो पार्टी अब लीडर्स हैं पास्ट उनकी वाली कोई आप बात 26 नवंबर वाली बात कर रही हैं या इसके अलावा कोई 26 और हुई थी? नवंबर 26 वो जो नवंबर संजानी को पे रुक हुआ ये जाना था वो वाली डील की बात कर रही हैं? जाने पे रुकना नहीं था, वो अली अमीन साहब ने गलत बयानी की है। खान साहब की ये डायरेक्शंस नहीं थी, खान साहब की डायरेक्शंस थी कि डी चौक तक पहुंचना है। और उस पे जब गौहर साहब और बाकी उन्होंने बुशरा इमरान को अप्रोच किया तो उन्होंने कहा ठीक है, खान साहब का ये था ऑर्डर कि आप लोगों ने डी चौक जाना है, अगर आप कहते हैं कि खान साहब ने कहा कि संजानी पे रुकना है तो मेरी बात करा दें। उनसे बात नहीं कराएगी, क्योंकि ये कहना कि जी संजानी पे रुकना था, इट्स एन एब्सोल्युटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जो भी ये कहेगा वो गलत कहेगा। और बात जो भी रुकवाने की कोशिश कर रहे थे पहले भी 4 अक्टूबर को, और बाकी भी जो मुजाहिरे हुए, जो रैलीज हुई, उनको रुकवा दिया जाता था। तो इस दफा खान साहब की डायरेक्शन थी 26 को कि आपने डी चौक पहुंचना है। आप कह और रही थी कि आपने पास्ट में ऑफर थी, वो ऑफर क्या थी मरियम मुझे साहिबा? ऑफर का एग्जैक्टली वर्बेटम मुझे पता नहीं है कि जी 100% ये ऑफर थी, लेकिन ज्यादातर यही ऑफर थी कि आप करंट गवर्नमेंट को जो है वो एक्सेप्ट कर लें और आप इसको जो है टेन्योर इनका पूरा होने दें और उस दौरान में कोई प्रोटेस्ट और रोड मूवमेंट, स्ट्रीट मूवमेंट शुरू ना करें। सो दैट वाज व्हाट उसके आई नो रिटर्न ऑफ। में अगर क्या दे उसका रही थी गवर्नमेंट? ऑफर में रिटर्न उसके में क्या रिटर्न था? में उसके रिटर्न में यही था कि आपको बनीगाला शिफ्ट कर देंगे या आपको जो है केसेस खत्म कर देंगे, बनीगाला में शिफ्ट कर देंगे, लेकिन आप बस चुप रहें। तो मुझे ये इसमें ये नहीं है कि मेरे सामने ये नेगोशिएशंस हुई हों, लेकिन मुझे इनका पता है। ये और संजानी वाली बात जो है कि जिस संजानी पे रुकना था, नेगोशिएशंस होनी थी, जी। नहीं, वो खान साहब की डायरेक्शंस नहीं थी। और उसमें फिर बीच में जब इन लोगों को ठीक। अली डाला अमीन गया गंडापुर साहब तब वैसे इस हवाले से ये कहते हैं कि खर्च से डायरेक्शन थी संजानी पे रुक जाने की, लेकिन बुशरा साहिबा ने क्योंकि आगे नहीं बढ़ने दिया, उन्होंने शाहरुख एनायो में अभी पिछले दिनों जो इंटरव्यूज दिए हैं उसमें उन्होंने यही बात की है कि बुशरा साहिबा ने आगे नहीं बढ़ने दिया। झूठ बोल रहे हैं। मुझे किसी को ये कहते हुए बहुत अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं। ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना वाइट लाइज, ये वो बोल रहे हैं। आपको पता है जिस दिन बुशरा इमरान को फोर्सिबली वहां से रिमूव किया गया, मैंने उसी दिन इंटरव्यूज दिए थे और उसके बाद अगले दिन इन्होंने पॉलिटिकल कमेटी में खुद एक्सेप्ट किया था सबके सामने, अली अमीन साहब ने, कि जब मैं वहां से इनको रिमूव कर रहा था तो बुशरा इमरान ने चलती गाड़ी से छलांग लगाने की कोशिश की थी कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो ये जब ये कह रहे हैं, और ये अली खान कौन होता है? बुशरा इमरान की जब खुद मुझे बातें पता है, तो मैं किसी और के ऊपर, ना मुझे किसी का एफिडेविट चाहिए, ना मुझे किसी का बयान चाहिए। वहां पे विटनेसेस हैं कि बुशरा इमरान को कैसे फोर्सिबली वहां से रिमूव किया गया थी, और ये लोग झूठ बोलते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। हाँ साहब के इतने एहसान है इनके ऊपर और ये इस तरह मरियम करते साहिबा, हैं। मैं थोड़ी कंफ्यूज इसलिए हो रही हूँ आपकी बात सुनते हुए। ये हालांकि ये मामला पुराना हो गया है, लेकिन अगर ये दावा हुकूमत कर रही होती तो समझ आता, लेकिन अली अमीन साहब ये दावा क्यों कर रहे हैं जैसे आपको कहना पड़ा है कि वो झूठ बोल रहे हैं? अली अमीन साहब खुद कहते हैं कि वो दोनों तरफ खेलते हैं, तो अभी दूसरी तरफ की विकेट पे खेल रहे होंगे।
He himself says it. अभी वो अचानक कहाँ से नमूदार हो गए इतने अरसा गायब रहने के बाद, और बजाय कि वो ये कंट्रोवर्सीज रेज करें, should he not be सूबाई talking सदर about ने बुलाया था ना धरना देने के लिए, अभी सूबाई भी सदर ने, एमपी मेरा तो है वो। जुनेद साहब ने बुलाया था हमको, उन्होंने जी, सब एमएनएस एमपीएस को बुलाया होगा, लेकिन बजाय इसके कि अली अमीन साहब उन प्रोटेस्ट को और सबको वहां पे जाके करते, धरना देते प्रॉपरली, वो कंट्रोवर्शियल बातें लेके बैठ गए, कभी अली मापा पे, मेरे पे, और तो और सनम जो कि इनकी फेवर में इतना लिखती नहीं, इन्होंने इतनी गलत बातें की जो कि मैं बहुत एज अ वुमन, किरण आई एम श्योर आप भी उसको पसंद बाद में नहीं वजाहत भी करेंगे। दे दी उन्होंने कि वो मेरे लिए बहनों जैसी हैं, मैं कुछ और बात कर रहा था लेकिन उसे किसी और रंग में दिया गया। जी और चलिए, बोले मुझे बोले नहीं आप पता, बोले। मैंने एग्जैक्टली स्टेटमेंट नहीं सुनी, मैंने जो क्लिप्स है या कुछ इस तरह देखा, हो सकता है उनका कंटेक्स्ट डिफरेंट हो, बट इट डिडंट टर्न आउट वेल, क्योंकि वो सनम ने उनकी बहुत फेवर की। तो एज अ वुमन मैं कभी भी अप्रिशिएट नहीं करूंगी किसी औरत के बारे में ऐसे बात हो, चाहे वो मरियम नवाज हो, मरियम औरंगजेब हो, आप हो, मैं, नेवर। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो साहिबा प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थी, और आप ये कह रही हैं कि जो बातें भी अभी पिछले 2-4 दिनों में साबिक वजीर आला जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनकी जानिब से खान साहब की अहलिया के हवाले से जो बातें की गई हैं वो झूठ बोल रहे हैं। एनीवे जी, प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे। 4 महीने पहले वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 3 सालों के दौरान खतरनाक हद तक बढ़ने का इंकशाफ किया था। सितंबर में जारी रिपोर्ट में बताया गया था कि पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 25% से भी तजावुज़ कर गई है। लेकिन आज वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने क्या दावा किया है, ज़रा वो दावा भी सुन लीजिए। गुर्बत में कमी का अमल 2018-19 तक हम देख रहे थे, यकायक रिवर्स हुआ और अब मुल्क में गुर्बत की सतह में 7% इजाफा हो गया है। गुर्बत भी 7 सालों में बढ़ी है, मुआशी नाहमवारी भी बढ़ी है, तसलसल है। 4 साल की मुआशी बदहाली जो 18 से 22 तक, फिर हमारे यहाँ कोविड आया, ग्लोबल कमोडिटी सुपर साइकिल आया, हम इसी दौरान 2 बड़े क्लाइमेट डिजास्टर्स का भी शिकार हुए। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि गुर्बत की शरह 2018 से यानी पिछले 7 सालों में 7% बढ़ी है। इजाफे की वजह पॉलिसी के अदम तसलसल, कोरोना वबा और IMF प्रोग्राम्स को करार दिया गया है। लेकिन वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में गुर्बत की शरह में इजाफे की वजूहात में कोरोना, सैलाब, इसके साथ साथ माशी तरक्की के मॉडल को करार दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, वर्ल्ड बैंक की यही रिपोर्ट एहसन इकबाल के 7 सालों में गुर्बत बढ़ने के दावे की भी नफी करती है। रिपोर्ट के मुताबिक 2001 से 2015 तक पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में सालाना 3% कमी वाक़ हुई, लेकिन 2015 से 18 तक ये शरह 1% तक महदूद रही। 2019-20 यानी कोरोना के वक्त में गुर्बत की शरह 24.7% तक गई, लेकिन फिर 2020-21 में ये शरह कम होकर वापस 21.9% पर आ गई। 2021-22 में मजीद कम होकर 18.3% हो गई। यानी 2018 में जहां नून लीग की हुकूमत ने गुर्बत की शरह 21% पर छोड़ी थी, 2022 में वो इससे 3% कम पर यानी 18% पर आ चुकी थी। लेकिन इसके बाद हालात यकसर तब्दील हो गए और पिछले तकरीबन 4 सालों में गुर्बत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। माली साल 2022-23 में गुर्बत की शरह 18 से बढ़कर 24.8% पर आ गई है। 2023-24 में ये शरह मजीद बढ़कर 25.8% पर आ गई और अब ये गुर्बत की शरह मजीद बढ़कर तकरीबन 29% पर आ चुकी है। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत पिछले 7 नहीं 3 सालों में तेजी से बढ़ी है। मौजूदा हुकूमत में सिर्फ गुर्बत तेजी से नहीं बढ़ी बल्कि बेरोजगारी में भी तेजी से ही इजाफा हुआ है। सरकारी इदारा बराए शुमारियात के लेबर फोर्स सर्वे में बताया गया है कि पिछले माली साल में पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह बढ़कर 21 साल की बुलंद तरीन सतह 7.1% तक पहुंच गई है। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस साबिक़ वज़ीर दिफ़ा खुर्रम दस्तगीर खान साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे, इसी सिलसिले में उनसे बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। साबिक़ वज़ीर तिजारत, साबिक़ वज़ीर दिफ़ा, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खुर्रम दस्तगीर साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। आपके वक्त की बहुत शुक्रगुजार हूँ खुर्रम साहब। सबसे पहले सर ये फरमा दीजिए कि मुल्क में गुर्बत की जो शरह है वो तकरीबन 29% तक पहुँच चुकी है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि इसमें इजाफा गुज़िश्ता 7 सालों में हुआ है, लेकिन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट अभी आपने सुना भी होगा ब्रेक से पहले जो हमने बताया, इसमें 2018 में जब नून लीग की हुकूमत खत्म हुई
तो मुल्क में गुर्बत की शरह थी 21%, जो पीटीआई दौर में कम होकर 18% तक आ गई। लेकिन फिर जब पीडीएम की हुकूमत आई है तो इसमें तकरीबन 10% का इजाफा हुआ है। खुर्रम साहब, देखिए, हम शुमारियात पर एक ब्लेम गेम खेल सकते हैं किसने क्या किया, लेकिन दो चीजें अहम हैं। एक तो कोविड के बाद 2020 में और 21 में जिस तरह बहुत तेजी से पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा किया उस वक्त की हुकूमत ने, और हम अपोजिशन में थे। पाकिस्तान की जो आज महंगाई हुई 2022 में हुई, 23 में हुई, उसकी बहुत बड़ी वजह वो वाली पुश थी जो उस वक्त बहुत ज्यादा पैसा इंजेक्ट किया गया। एक तो ये वजह है। दूसरा ये है कि, और अगरचे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, लेकिन मैं खुलकर ये बात कहना चाहता हूँ कि अगरचे शहबाज शरीफ साहब और उनकी इकोनॉमिक टीम ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है कि पाकिस्तान की मईशत को स्टेबलाइज कर दिया है। पिछले अब आपको 2.5 साल से डॉलर जो है वो स्टेबल है। पाकिस्तान को किसी किस्म की जो फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट है उसमें सरासीमगी का सामना नहीं है। अभी नंबर्स आए हैं कि जनवरी के महीने में 12 करोड़ डॉलर का जो है वो हमारे पास करंट अकाउंट सरप्लस था, यानी पाकिस्तान के पास 12 करोड़ डॉलर एक्स्ट्रा थे। इनपुट हुआ जितना आउटपुट हुआ। और भी बहुत सारी खबरें अच्छी भी आ रही हैं। मसलन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो यानी पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, जो पिछले काफी सालों से उसकी जो प्रोडक्शन थी वो कम हो रही थी, इस साल उसने पिकअप किया है नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में। लेकिन जो बुनियादी बात यह है कि, और जिस पे मेरी तवक्को भी है कि शहबाज शरीफ साहब आने वाले बजट में इस पर गौर करेंगे, कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, जिसमें हम उसे कह सकते हैं कि वो एक अफसरशाही इकोनॉमिक पॉलिसी रही है, और उसको हम फिर IMF पे ब्लेम भी डालते रहे, तो बहुत काबिल और मेहनती वजीर आजम शहबाज शरीफ को सोचना पड़ेगा कि ये मॉडल अब अपनी हद तक पहुंच गया है, इससे ज्यादा ये डिलीवर नहीं कर सकता। और पाकिस्तान में अगर हमें, आपने दुरुस्त इशारा किया गुर्बत की तरफ, बेरोजगारी की तरफ, अगर हमें ये गुर्बत और बेरोजगारी जो है उसमें एक नुमाया कमी करनी है, तो फिर बहुत ही एक तख्लीकी और अंग्रेजी में कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स इकोनॉमिक पॉलिसी जो हमें लानी होगी, चाहे उसमें टैक्सेशन में अंदर एक रेडिकल चेंज इस तरीके से, और दूसरा जो है वो बहुत सारी प्रोटेक्शन इन्वेस्टमेंट को देनी होगी कि जो लोग भी पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहे, बाहर वाले तो छोड़ देना, कि उनको वो खास प्रोटेक्शन हासिल हो। और तीसरी जो उनके सामने चैलेंज है, मैं मुकम्मल कर लूं, कि सूबाई हुकूमतों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो भी प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन में, और जिस तरह जो कॉन्ट्रैक्ट की सिक्योरिटी है, और जिस तरह जो वहां मतलब लैंड मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, उन्होंने भी इसको सॉल्व करना है। असल मकसद ये पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो, ग्रोथ हो। जब ग्रोथ होगी तो फिर बेरोजगारी में भी कमी होगी और गुर्बत में भी कमी होगी। जी सही। अच्छा सर, आपने जो भी बात की ना, एक और भी मामला है। पंजाब हुकूमत ने तैयारा खरीदा, लग्जरी तैयारा खरीदा, इस पर भी बड़ी तनकीद हो रही है। बल्कि ये मामला वजारत इत्तलात की तरफ से बजाय वजाहत से क्लियर हो जाता है, इसने और मजीद मुतनाज़ बना दिया है। क्या इस वक्त सर लग्जरी तैयारे की जरूरत थी पंजाब हुकूमत को, जिनके पास ऑलरेडी एक तैयारा मौजूद है, और फिर एक ऐसी पंजाब एयर की बात करना कि जिसका अभी कोई नामो निशान नहीं है, जिसकी कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, उसके लिए तैयारा पहले से ही ले लेना? देखिए, तैयारे की तौजीह बेहतर तो पंजाब हुकूमत के जो बहुत ही काबिल हमारी बहन है वजीर, वो देंगी। उन्होंने कुछ कोशिश भी की है, दोबारा वो देंगी। लेकिन लेकिन असल बात ये है, देखिए, ये जो लार्जर इश्यूज हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के, वो एक इस चीज का मुतालबा करते हैं कि ये जो हमारी सियासी इस वक्त हड़बड़ है, जो एक पार्टी की तरफ से कि जी हम कोई रिहाई फोर्स बनाएंगे, हम चढ़ दौड़ेंगे, अपनी बंदूकें साफ कर लो, इससे पीछे हटकर जो असल पार्लिमान का काम है कि वो पाकिस्तान के अवाम के लिए इन चीजों पर डिबेट करना शुरू करे। क्योंकि देखिए, ये जो टैक्सेशन के इश्यूज हैं, ये ठीक है, पंजाब हुकूमत जो काम कर रही है ना सर, उसकी हम तारीफ भी कर रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त लग्जरी तैयारे पर आ जाइए ना सर, कि इसको खरीदने की क्या जरूरत है जब ऑलरेडी एक तैयारा मौजूद है पंजाब हुकूमत के पास। जिस तरह मैंने कहा कि वो बेहतर पंजाब की काबीना के अरकान बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने
किस सोच के तहत जो है वो ये एक अपना स्टेप उठाया है। लेकिन पंजाब हुकूमत दूसरी साइड पे चूंकि उन्होंने एक मैसिव इन्वेस्टमेंट की है पिछले 2 साल में पंजाब की ह्यूमन डेवलपमेंट में, तालीम में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सेहत में, तो ये सब चीजें साथ साथ चलती हैं। और अगर एक ऐसा स्टेप है जिसको अभी उन्हें पूरी तरह एक्सप्लेन करना है तो वो हम उनको इजाजत देंगे कि वो एक्सप्लेन करें। सही। अच्छा, आप जो डील के हवाले से और पीटीआई के हवाले से बात कर रहे थे, मेरा अगला सवाल बेसिकली उसी हवाले से था। अभी जो डील की बात हो रही है ना सर, इस पे वज़रा के अंदर ही काफ़ी तजादात पाए जाते हैं। राना सनाउल्लाह साहब डील के बारे में कहते हैं कि 2 दफ़ा डील की ऑफर हुई लेकिन वो नहीं माने। फिर वज़रा जो है इसके ऊपर वो वजाहत करते हैं कि इस तरह की कोई भी बात मौजूद नहीं है। हुज़ैफा रहमान साहब वो ऑलरेडी मेरे प्रोग्राम में आकर ये बता चुके हैं कि उनको किसी खलीजी मुल्क शिफ्ट करने तक मामलात पहुंच गए थे, लेकिन वो यूरोप जाना चाहते थे। तो सर बेसिकली ये कंफ्यूजन कहां पर है? तो खैर सारे पाकिस्तानी यूरोप जाना चाहते हैं, लगता यही है। लेकिन ये है कि देखिए 2 बातें हैं। जिस डील को हम कहते हैं ना डील है, वो डील कोई माफी का सौदेबाजी नहीं है। मैं आपको वाज़ेह कर दूं, जो भी गुफ्तगू हुई है, हुकूमत का इंटरेस्ट यही है कि पाकिस्तान जो इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार है और उसके ऊपर एक हमला है, और मार्का हक के बाद पिछले साल हमें एक बहुत अरसे के बाद मौका मिला है कि हम अपनी बैनुल-अक़वामी साख को मजबूत करते हुए ऐसे स्टेप्स उठा लें जिसमें हम पाकिस्तान की मुईशत को, गुर्बत को, बेरोजगारी को कम कर सकें। तो हमारा इंटरेस्ट पहले भी ये था और अभी भी ये है। हमें कोई उनसे जो है वो और कोई हमारा मुतालबा नहीं है। वो यही है कि जरूर एहतजाज करें, जरूर मुखालफत करें, जरूर तनकीद कोई करें। ऑफर हुकूमत की तरफ से नहीं थी इमरान खान को? जी, हुकूमत की तरफ से तो ऑफर नहीं थी, मैं ये कंफर्म कर सकता हूं। लेकिन ये है कि जब भी इस पे गुफ्तगू हुई है, इसी पर हुई है कि एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम की जाए। और हुकूमत की तरफ से नहीं थी खुर्रम साहब? जी, मैं उसको चूंकि कंफर्म नहीं कर सकता, मेरे नॉलेज में नहीं। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूं कि बात कहां फंसती है। बात आके रुकती है इस बात पे कि कोई भी जो आपस में गुफ्तगू और उसका नतीजा निकलना है, दोनों फरीकैन ने एक दूसरे को एक्नॉलेज करना है। और वहां से फिर जो है वो बानी चेयरमैन अपने पिंजरे में कैद हैं कि वो उनकी ये ख्वाहिश है कि सिर्फ उनका जो 31% वोट है उसकी पहचान और तौकीर की जाए, और जो 69% उनको वोट नहीं मिला उसकी वो तौकीर और इज्जत नहीं करना पर गुज़िश्ता सर कई हफ्तों से पाबंदी आयद है। अब तो रमजानुल मुबारक है सर, क्या इस महीने में ये पाबंदी खत्म हो सकती है? जी देखिए, जो कहते थे ना कि 2 नहीं 1 कानून होगा, उन्होंने पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा मराहत जेल में ली है। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान के किसी सियासी कैदी को एक्सरसाइज बाइक तक फराहम की गई होगी, या वो चिया सीट्स तक उनको मिल रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। लेकिन जो उनका इस्तेकाक था उससे 5 से 6 गुना तक उनकी मुलाकातें ऑलरेडी हो चुकी हैं, और मेरी ये तवक्को है कि बहुत जल्द ये मुलाकातें शुरू भी हो जाएंगी। वो बेटर क्लास में, लेकिन जो ऑर्डिनरी क्लास के कैदी होते हैं उनको भी तो अलाउ होता है सर कि फैमिली से उनकी मुलाकात हो, उनके बहन भाइयों से या उनके दीगर लोगों के साथ उनका राब्ता हो। मियाँ साहब भी मिलते जुलते रहे हैं सर। जी, मियाँ साहब मिलते जुलते रहे हैं, लेकिन मैं भी उसका ऐनी शाहिद हूँ कि जुलाई 2019 में चंद महीने उनकी मुलाकातें जारी रहीं, और फिर जुलाई 2019 में यही जो शख्स था जिसकी रौनत पे खाक डल गई, उन्होंने बंद कर दी थी मुलाकातें जब तक वो नवंबर 2019 में नैब की कस्टडी में नहीं गए और फिर उनकी तबीयत नासाज हुई। तो इशू यही है कि हमारे सामने एक तो कानून है, या तो कानून पर चलें या फिर कहीं हमें बरात चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम दस्तगीर साहब। प्रोग्राम में आप छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो एमकेएम के कुछ अंदरूनी खलफशार के मसाइल सामने आ रहे हैं, और फिर हॉकी टीम के साथ क्या हुआ है, इन दोनों मामलात पर बात करते हैं ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, इनके अंदर अख्तलाफात की खबरें अब सामने आ रही हैं। एक MPA साहब वो खड़े हुए असेंबली में, उन्होंने बताया कि उनको किस तरह से MKM के अंदर ही मौजूद MNAs और MPAs कत्ल की धमकियाँ दे रहे हैं। अब खैर खबरें ये आ रही हैं कि मामला सेटल डाउन हो चुका है। इस पर बात करने के लिए अरशद वोरा साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा है MKM पाकिस्तान के। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी अरशद वोरा साहब। सर, सिंध असेंबली में आज आपके MPA राना शौकत साहब, उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उनके अपने साथी उनको कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। MPA शारिक जमाल का नाम लिया उन्होंने, MNA इकबाल महसूद का नाम बताया, फिर ये भी कहा कि उनका ताल्लुक जो है वो खालिद मकबूल ग्रुप से है, जबकि धमकी देने वाले PSP यानी मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप के लोग हैं। तो क्या ये मामला पार्टी के सामने भी रखा गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पार्टी के सामने सच अभी तक इस किस्म की कोई बात आई नहीं थी, और मैंने भी जाहिर सी बात है सभी ने इसको असेंबली के फ्लोर में इस बात को सुना होगा। और राना शौकत वैसे शरीफुल नफ्स किस्म के इंसान हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, क्वाइट एंड काम रहने वाले हैं। मैं ये समझता हूँ, देखें, खालिद मकबूल सिद्दीकी क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन भी हैं और वही पार्टी के लीडर हैं, तमाम पॉलिसीज उन्हीं की तरफ से आती हैं। तो डेफिनेटली जो कुछ भी आज वाकया हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, तो देयर इज अ पॉलिसी ऑफ द पार्टी, और उस पार्टी पॉलिसी के हिसाब से मैं समझता हूँ कि खालिद मकबूल साहब जो हैं वो जो भी इसमें गलत होगा, ज़ाहिर है वो उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, आप जिस कार्रवाई की बात कर रहे हैं ना, तो अभी कुछ देर पहले वैसे उनका स्टेटमेंट भी आ गया है कि मामला तय पा गया है, तो फिर क्या कार्रवाई भी फिर टल जाएगी? अब देखिए सर, मैंने आपसे कहा है कि ही इज अ क्वाइट पर्सन, और मैंने उनको जितना देखा है, मैं जितना उनको जानता हूँ, और तो अब अगर ये कह रहे हैं कि मामला तय भी पा गया, एक तरफ ये बयान भी दे रहे हैं, तो चाहे देखें, चाहे इनकी तरफ से ये इल्जाम तराशी हो या कोई भी इसमें, आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीजें होनी नहीं चाहिए, और अगर हुई हैं तो फिर इस पे पार्टी पॉलिसी इज देयर। देखिए, उनका ये पहले ये बयान दे देना, फिर उसके बाद ये बयान दे देना ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली, तो ये जो है, चाहे वो जिसके भी उन्होंने नाम लिए हों, तो ये इट बिकम्स अ वेरी सीरियस मैटर, और पार्टी लीडरशिप को जो है इस पर जो भी जिसके खिलाफ भी जो है शवाहिद होंगे वो सजा का मुर्तकिब होना चाहिए। अच्छा अरशद वोरा साहब, मुझे ये फरमाइए सर, इस वक्त जो रिफ्ट है ना आपकी पार्टी में, वो बड़ा वाज़ेह तौर पर नजर आती है। मुस्तफ़ा कमाल साहब के जलसे होते हैं या उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो उसमें MKM के रहनुमा जो है वो नजर नहीं आते हैं, और गवर्नर के किसी प्रोग्राम में जहां खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हो, वहां PSP के लोग नजर नहीं आते हैं। फिर बहादुराबाद मरकज पर गवर्नर के खिलाफ नारे लग जाते हैं, उनकी क़यादत पर सवाल उठा लिए जाते हैं। कई वीडियोज आई हैं जिसमें कारकुनान मुस्तफ़ा कमाल साहब से लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं। तो आपकी पार्टी की ये तकसीम या दो धड़े, खालिद मकबूल सिद्दीकी का ग्रुप और एक मुस्तफ़ा कमाल का ग्रुप, ये बड़ा वाज़ेह तौर पर आ रहा है सामने। सर देखिए, आपके सामने एक बड़े अच्छे जेस्चर के तहत खालिद मकबूल सिद्दीकी, आपके भी इनमें 3 ग्रुप तो थे ना बिफोर दी मर्जर। फारूक भाई का ग्रुप अलग था, खालिद मकबूल साहब का ग्रुप अलग था, PSP का ग्रुप अलग था, जिसका मैं खुद भी एक हिस्सा था, और एक अच्छे, जाहिर सी बात है, इससे हमारे शहर को नुकसान पहुंच रहा था, और इस नुकसान को बचाने के लिए और इन तमाम चीजों को देखते हुए ये फैसला किया गया कि ठीक है, मर्जर होना चाहिए, और मर्जर हो गया, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक हो गई, और उस वक्त सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही बात कही थी कि अंडर द लीडरशिप ऑफ खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है, हम पॉलिसी के तहत एक ही पॉलिसी होगी, और इसी परचम तले और इसी MKM के नाम के तले हम लोग साथ चलते रहेंगे। लेकिन फिर उसके बाद जो डिफरेंसेस अगर PSP के किसी ग्रुप की तरफ से आए हैं, तो वो फिर जो है उनको भी एक चीज को समझना चाहिए कि खालिद मकबूल इज द लीडर, और फिर जो पॉलिसीज हैं, हाँ देखिए, पॉलिसीज जो है वो बैठकर डिस्कस की जाती हैं, बैठकर डिस्कस करनी चाहिए पॉलिसीज को, अगर कहीं कोई इख्तिलाफ है। लेकिन अगर तो कोई कुछ और, आई मीन किसी का विजन ही कुछ और है, तो फिर वो जाहिर सी बात है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो कारकुनान हैं वो किसी भी सूरत में जो है वो उसको नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। इस बात का एहसास वैसे क़यादत ने मुस्तफ़ा कमाल साहब को दिलाया है? फिर देखिए, जिस चीज का नुकसान हमारे शहर को होगा, सिंध के शहरी इलाकों को होगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी सूरत में। ये जो है सबको, इनको खास तौर पर जो भी अगर ये सोच रहे हैं कि हम जो है हम सेपरेट हैं, ऐसा नहीं हो सकता। PSP तो खुद MKM में जम हुई है ना, PSP की तो आइडेंटिटी डिफरेंट थी,
अच्छा, पीएसपी भी तकरीबन मेजॉरिटी उन्हीं लोगों से बनी थी जो लोग पीएसपी में पहले पीएसपी से पहले एनपीएम में थे, और कुछ नए चेहरे डेफिनेटली उसमें आए थे। तो अब अगर पीएसपी जो है इस जो मर्जर हुआ है, उस मर्जर के बाद पॉलिसी जो है वो फिर सबको अडॉप्ट वही करनी चाहिए जो कि पार्टी लीडरशिप की पॉलिसी है। अरशद साहब, मुस्तफा कमाल साहब को या फिर उनके ग्रुप को सर एतराज किस मामले पर है या किन मामलात पर एतराज है? देखिए, ये तो मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ, मैं क्या उनसे पूछूं, उनसे ये आप ही अगले सवाल को पूछ लीजिएगा। लेकिन बहरहाल मैंने कहा ना कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है वही सिंध की शहरी और देही इलाकों की नुमाइंदा जमात थी, और उसी से सबने इलेक्शन भी लड़ा है, तो उसी की पॉलिसी को सबको फॉलो भी करना चाहिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरशद वोहरा साहब प्रोग्राम में। और आखिर में नाज़रीन, पाकिस्तान हॉकी टीम के हवाले से बात करेंगे। कुछ रोज पहले कुछ परेशान कुन वीडियो सामने आई, जिसके बाद फिर वजीर आजम ने भी इस बात का नोटिस लिया और सोशल मीडिया पर भी अब आवाजें उठने लगी कि ये कौमी खेल है और इसकी टीम के साथ क्या हो रहा है। फिर उसके बाद खैर इंक्वायरी भी हो गई, और इंक्वायरी जब हुई तो फिर कुछ बातें हमारे सामने ये भी आई कि हॉकी फेडरेशन को ही इसका जिम्मेदार करार दे दिया गया। कुछ बदनज़मी की बात की गई, कुछ बदइंतज़ामी की बात की गई, और अब जबकि सामने आ गई हैं कुछ रिपोर्ट्स और उसमें हॉकी फेडरेशन को ही जब कसूरवार करार दिया गया है, और अब मामला जो हैं वो फ़िलहाल के लिए वज़ीर दाखिला या पीसीबी चेयरमैन के हाथ में दे दिए गए हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर हॉकी फेडरेशन की जानिब से ही बदइंतज़ामी की गई है, या उनकी तरफ से ही बदनज़मी की गई है, या फिर उनकी तरफ से ही बदतरीन हालात पैदा किए गए हैं, तो फिर इसके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर साथ साथ ये कि ऑस्ट्रेलिया में कौमी खिलाड़ियों से वॉशरूम्स तक साफ करवाए गए, इस किस्म की भी इत्तलात आई जो वाक़तन बहुत परेशान कुन है। आज हमने कोशिश की थी कि इस पर जो फेडरेशन से लोग हैं उनसे बात की जा सके, उनका मौक़िफ़ सामने रखा जा सके, लेकिन कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर प्रोग्राम में हमें ज्वाइन नहीं कर पाए। वक्त ख़त्म हो गया है, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी कल। रमज़ान मुबारक है। अपनी दुआओं में पाकिस्तान को, मकबूजा कश्मीर को, फ़लस्तीन को ज़रूर याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।